हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ टर्की में। आज मेरा लास्ट डे है ट्रैवल का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ कि टर्की आने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जैसे कि वीज़ा, कैसे आप अपना ट्रैवल प्लान करोगे, कैसे अपने एकोमोडेशन कहाँ रखोगे और कौन कौन से प्लेसेस को एक्सप्लोर करोगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। तो अगर आप टर्की आने का प्लान कर रहे हो तो आपको चाहिए टर्की का वीज़ा। तो वीज़ा जो है वो दो कैटेगरी की है यहाँ पे। एक तो है स्टिकर वीज़ा, जो नॉर्मल जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए जो वीज़ा होता है, तो उसके लिए आपको अगेन टर्किश वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जो है आपको टाइम लगभग 2 से 3 हफ्ते का टाइम लग सकता है। तो आप एटलीस्ट 15 डेज़ टू 21 डेज़ इन एडवांस अपना वीज़ा अप्लाई करो। और उसकी फ़ीस जो वीज़ा की होगी वो लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये के आसपास है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप यूएस वीज़ा होल्डर हो या आपके पास शेंगेन वीज़ा है, तो आपको उसके बेसिस पे ही टर्की गवर्नमेंट से आपको एक ई वीज़ा मिलेगा, जिसके लिए मतलब ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, जो आप 5 to 10 मिनट्स में इजीली एक फॉर्म फिल करके पेमेंट करके अपना ई वीज़ा डाउनलोड कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप स्टिकर वीज़ा ले रहे हो तो उसके साथ आपको इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है और इसके प्राइसेस आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इंडिया से टर्की के फ़्लाइट की। तो टर्की आने के लिए जो मेजर यहाँ पे एयरपोर्ट है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो इस्तांबुल है। तो आप अपना बैक एंड फोर्थ जो ट्रैवल है वो इस्तांबुल से ही रख सकते हैं और विद इन टर्की आप कम्यूट कर सकते हैं, मे बी बाय डोमेस्टिक फ़्लाइट और रोड ट्रिप कर सकते हैं। तो अगर मैं फ़्लाइट के प्राइस की बात करूँ तो अगर आप मे बी 1 मंथ और 2 मंथ प्रायर बुक करते हैं तो आपको पर पर्सन टिकट जो है वो 35,000 तक की भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कम टाइम के गैप में बुक कर रहे हैं, मे बी 10-15 डेज़ पहले बुक कर रहे हैं, फिर भी आपको 40 से 42,000 में बैक एंड फोर्थ की फ़्लाइट आपको पर पर्सन की मिल जाएगी। तो फ़्लाइट जब आप प्लान करोगे इस्तांबुल की, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ऐसे प्लान करो कि आप मॉर्निंग में या अर्ली आफ्टरनून में पहुँच जाओ इस्तांबुल। और एयरपोर्ट से, क्योंकि एयरपोर्ट सिटी से थोड़ा बाहर है, तो आपको आने में 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो एक चीज़ और मैं कहूँगी कि जब आप एयरपोर्ट से सिटी में आओगे, क्योंकि वो थोड़ा दूर है, तो टैक्सी के प्राइसेस भी काफ़ी हाई हैं। लेकिन एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप एयरपोर्ट से एयरपोर्ट शटल लेके भी अपने होटल तक आ सकते हो। तो अब मैं आपसे शेयर करूंगी पूरे 10 दिन की आइटिनरी। तो चलिए डे 1 से शुरू करते हैं। तो डे 1 पे जब आप इस्तांबुल आओगे और अपने होटल में चेक इन करने के बाद, थोड़ा सेटल डाउन होने के बाद, उस दिन आप सबसे पहले, अगर आफ्टरनून या थोड़ा इवनिंग का टाइम हो गया है, तो उस दिन आप सबसे पहले जाओगे गलाटा टावर। गलाटा टावर को एक्सप्लोर करने के बाद आप चाहो तो उस दिन शाम को आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो स्पाइस बाज़ार जा सकते हो या ग्रैंड बाज़ार जा सकते हो। लेकिन जो ग्रैंड बाज़ार है उसकी टाइमिंग 7 PM तक ही है। तो अगर आप उससे पहले आपके पास टाइम हो तो आप उस दिन ग्रैंड बाज़ार जाओ। अदरवाइज आप स्पाइस बाज़ार और उसके नियर बाय जो छोटे लोकल शॉपिंग, स्ट्रीट शॉपिंग के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप वो कर सकते हो। तो डे 1 पे क्योंकि आप ट्रैवल करके आओगे, तो मैं कहूँगी कि आप अपना थोड़ा लाइट रखो उस दिन का जो भी आपका प्लान है, और नेक्स्ट डे से आप शुरू करो इस्तांबुल को अच्छे से एक्सप्लोर करना। तो डे 2 पे जो आप इस्तांबुल की मेजर अट्रैक्शंस हैं उसको कवर करोगे। तो सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद आप अपना दिन शुरू कर सकते हो लगभग 9 बजे के आसपास। सबसे पहले जो आप प्लेस पे जाओगे वो है बेसिलिका सिस्टर्न। तो बेसिलिका सिस्टर्न, आया सोफिया म्यूजियम एंड ब्लू मॉस्क सब एक ही एरिया में है। तो आप इन तीनों को एक साथ जा सकते हो एक्सप्लोर करने। लेकिन अपने दिन की शुरुआत मैं रेकमेंड करूंगी कि आप बेसिलिका सिस्टर्न से करो, क्योंकि वहाँ पे एंट्री की लाइन काफ़ी लंबी होती है और बाहर धूप में खड़े होकर आपको टिकट के लिए वेट भी करना पड़ सकता है। और
ये जो बेसिलिका सिस्टर्न है वो अभी तो एक म्यूजियम है, इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है जो कि अंडरग्राउंड है, लेकिन पुराने टाइम पे इसको एक वाटर स्टोरेज की तरह यूज़ किया जाता था। और इसमें जब आप अंदर जाओगे तो काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। मेड्यूसा की 2 हेड्स को काफ़ी यूनिक पोजीशन पे रखा गया है, और जो सारे कॉलम्स हैं अंदर वो सब बिल्कुल यूनिफॉर्म है, और लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। तो ये एक अच्छी जगह है जो आप जा सकते हो। इसको एक्सप्लोर करने में लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, और इसके लिए एक एंट्री चार्जेस भी हैं जो कि इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए 800 लीरा पर पर्सन है। तो बस इसको एक्सप्लोर करने के बाद आप जो सेकेंड प्लेस जाओगे वो है आया सोफिया। तो आया सोफिया में एक्चुअली 2 चीज़ें हैं, एक तो म्यूज़ियम है और एक मॉस्क है। तो टूरिस्ट यूजुअली म्यूजियम और मॉस्क दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या तो ये दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, अदरवाइज आप सिर्फ मॉस्क भी जा सकते हो। तो मॉस्क जाने के लिए जो है एक एंट्री है जो जहाँ पे कि प्रेयर के टाइम पे एंट्री होती है, तो अगर आप वहाँ से जाना चाहो तो वो भी आप जा सकते हो और उसकी कोई एंट्री चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप म्यूजियम और मॉस्क दोनों देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको म्यूजियम का टिकट लेके फिर दूसरे रास्ते से अंदर जाना होता है। तो उसको भी एक्सप्लोर करने में वही आपको 1 से 1.5 घंटे का ही टाइम लगेगा। और मॉस्क के अंदर जो है एक्चुअली बहुत ज़्यादा मॉस्क बहुत ज़्यादा सुंदर है, और अंदर लाइटिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, और इतनी शांति है वहाँ कि आपको मन करेगा कि मैं यहाँ बैठ के थोड़ा खाली टाइम स्पेंड करूँ। और आया सोफिया को एक्सप्लोर करने के बाद बिल्कुल सामने, बिल्कुल मे बी 100 मीटर्स के वॉक पे दूसरे साइड में ही ब्लू मॉस्क है। तो या तो आप आया सोफिया के बाद डायरेक्टली ब्लू मॉस्क जा सकते हो, या आप आया सोफिया करने के बाद, क्योंकि दोपहर का टाइम उस समय तक हो जाएगा, तो आप चाहो तो अपना लंच कर सकते हो, और लंच करके फिर आप जा सकते हो ब्लू मॉस्क। तो ब्लू मॉस्क एक्चुअली बोला जाए तो एक तरह से इस्तांबुल की आइडेंटिटी है, क्योंकि इस्तांबुल के बारे में जब भी आप सुनोगे तो सबसे पहले एक जो पिक्चर दिमाग में फ्लैश होता है वो ब्लू मॉस्क की है। तो ये भी एक मस्ट विजिट प्लेस है। तो इसको विजिट करने के बाद लगभग मे बी 3-4 बज चुके होंगे उस टाइम तक। तो अगर आपको लगे कि आपको अपना डे एंड करना है तो आप एंड भी कर सकते हो, या फिर वहाँ से ही सीधे चलते चलते अगर आप जाओगे तो आप जो ग्रैंड बाज़ार वाली साइड है जहाँ पे स्पाइस मार्केट है, या तो एक है कि आप उस तरफ जा सकते हो, या आप सिर्फ ब्लू मॉस्क के आसपास ही जो स्ट्रीट शॉपिंग के प्लेसेस हैं कुछ, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और मैं एक चीज़ कहूँगी कि इस्तांबुल जो है उसमें स्ट्रीट शॉपिंग के इतने ऑप्शंस हैं, इतने मार्केट्स हैं वहाँ पे कि उसकी वाइब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो उसको भी आप एंजॉय कर सकते हो और फिर अपना डे एंड कर सकते हो। तो इस्तांबुल को अच्छे से समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी यूरोपियन साइड और एशियन साइड दोनों को देखो, और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है या तो आप बोट राइड करो या फिर हॉप ऑन हॉप ऑफ बस से घूमो। तो डे 3 पे आप इन दोनों में से कुछ एक फर्स्ट हाफ में कर सकते हो। हमने किया था बोट राइड जिसकी ड्यूरेशन की 2 आवर्स थी, और 2 पर्सन के लिए हमने इसके लिए पे किया था 750 टर्किश लीरा। लेकिन ये फिक्स प्राइस नहीं है, ये वैरी कर सकता है, मे बी बिटवीन 600 टर्किश लीरा टू 1000 टर्किश लीरा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे नेगोशिएट करते हो, कौन से एजेंट के थ्रू जाते हो। और ये जो बोट राइड थी ये शुरू हुई जो हागिया सोफिया वाली जो एरिया है वहाँ से हमें गाइड ने पिक किया, और वो हमें वॉक करते हुए सी के पास ले गए, जो कि लगभग 10 to 12 मिनट्स की वॉक थी, और वहाँ से हमें अपना बोट मिला। और जो ये 2 घंटे की ड्यूरेशन थी, इस पे हमने बस पे बैठ के इस्तांबुल के दोनों साइड को अच्छे से एंजॉय किया, और दोनों यूरोपियन और एशियन साइड की वाइब काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी अच्छी थी। तो ये एक एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है जब आप इस्तांबुल में हो तो करनी। तो फर्स्ट हाफ में ये करके आप अपना लंच कर सकते हो, और उसके बाद सेकेंड हाफ में आप जाओगे तक्शिम स्क्वायर। तो तक्शिम स्क्वायर जो है वहाँ पे एक तक्शिम मॉस्क भी है, तो आप चाहो तो उसको भी विजिट कर सकते हो। लेकिन जो यहाँ की हाईलाइट है वो है इस्तिकलाल स्ट्रीट और इस्तिकलाल एवेन्यू। वहाँ पे क्या है कि ये एक शॉपिंग स्ट्रीट है जहाँ पे अगर आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के फ़ैन हो तो आपको सारे हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स भी मिलेंगे। उसी के साथ साथ आपको लोकल शॉपिंग, जो लोकल ब्रांड्स हैं उसके ऑप्शंस भी मिलेंगे।
और जब आप इस्तिक्लाल स्ट्रीट पे वॉक करोगे और शॉपिंग करते हुए जब आप आगे बढ़ोगे तो एक रास्ता है जो गलाटा टावर की तरफ भी जाता है। तो हमने फिर उस दिन उसी शॉपिंग स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करते हुए, कुछ शॉपिंग करते हुए, बस पैदल चलते चलते लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की वॉक थी, तो हम चले गए गलाटा टावर। तो शाम को एक्चुअली यहाँ की वाइब बहुत अच्छी होती है, तो आप गलाटा टावर भी उस दिन जा सकते हैं। और यहाँ पे ना एक टॉप पे ऑब्जर्वेशन डेक है जिसके लिए लोग एक्चुअली जाते हैं गलाटा टावर, बट हमारे टाइम पे ये बंद था किसी कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो हम तो नहीं जा पाए। लेकिन उस एरिया में आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जिसमें कि आप अलग अलग तरह के क्यूजीन ट्राई कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ है वो है टर्किश डिलाइट, कुछ टर्किश डिज़र्ट, टर्किश टी, टर्किश कॉफ़ी, इनके बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो बस ये है 3 दिन इस्तांबुल में। और एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं इस्तांबुल के बारे में कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ट्रैम, बस और मेट्रो। और उसके लिए सिर्फ एक कार्ड आपको खरीदना पड़ेगा जिसका नाम है इस्तांबुल कार्ड, और वो आपको इस तीनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इस्तांबुल के एकोमोडेशन की। तो इस्तांबुल में जो आपका एकोमोडेशन है, अगर आप उसको रखोगे तक्शिम स्क्वायर के साइड में, तो वहाँ से आपको वाइब काफ़ी अच्छी मिलेगी। बहुत टूरिस्टी वाइब है वहाँ की। और जो ये सुल्तान अहमद एक एरिया है जिसके अराउंड ये सारी चीज़ें हैं, जैसे आया सोफिया, ब्लू मॉस्क और जो बेसिलिया सिस्टर्न, ये सब मैंने बताया। तो ये एक्चुअली आप सिटी सेंटर बोल सकते हो ये है। और यहाँ पे अगर आप रुकोगे तो आपको अच्छी टूरिस्टी वाइब मिलेगी, सारे प्लेसेस भी यहाँ से नज़दीक होंगे, तो आप चाहो तो वॉक करके भी इधर उधर जा सकते हो। तो ये था इस्तांबुल। तो डे 4 पे हम निकल गए इस्तांबुल से कैपेडोकिया के लिए। तो यूजुअली इस्तांबुल से कैपेडोकिया लोग फ़्लाइट से जाते हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट मिलती है वहाँ से, जिसके कि आपको टू एंड फ्रो के चार्जेस में भी 15,000 पर पर्सन के होंगे। लेकिन हमने किया था रोड ट्रिप, और कार रेंट हमने इस्तांबुल से किया था एविस वेंडर के थ्रू। बट काफ़ी सारे इस्तांबुल में वेंडर के ऑप्शंस हैं जिससे आप कार रेंट करके भी कैपेडोकिया जा सकते हो। और इस्तांबुल से कैपेडोकिया जाने में लगभग 7 से 8 घंटे का टाइम आपको लगेगा, और रोड कंडीशंस भी अच्छी हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं आई जाने में। तो रोड ट्रिप में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो। तो डे 4 पे जब आप कैपेडोकिया जाओगे बाय फ्लाइट और बाय कार, तो आपको पहुंचते पहुंचते आफ्टरनून या इवनिंग का टाइम हो जाएगा। तो उस दिन जो आप है वहाँ के जो लोकल मार्केट हैं, जिस एरिया में आप रुकोगे उसका नाम है, एक्चुअली 2 एरियाज़ हैं, एक गोरेमे, एक ऊंचीसर। ऊंचीसर थोड़ा सा मार्केट से पहले है, जहाँ पे कि आपको अच्छी लैंडस्केपिंग ब्यूटी तो मिलेगी, लेकिन जो मेन एरिया है वो है गोरेमे। और अगर आप वहाँ रुकोगे तो वहाँ पे कैपेडोकिया का वो मेन मार्केट है। तो जब आप फर्स्ट डे पे जब वहाँ पहुँचते हो, जो आपका डे 4 है, उस दिन आप शाम को बस कैपेडोकिया की मार्केट को एक्सप्लोर करो। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पे कुछ लोकल क्यूजीन ट्राई करो। और एक चीज़ है, वहाँ पे एक एक्टिविटी होती है जिसका नाम है टर्किश नाइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो टर्किश म्यूज़िक, टर्किश डांस में, तो आप उस रात को टर्किश नाइट को भी इंजॉय कर सकते हो। तो कैपेडोकिया में हमने एक्चुअली 3 नाइट स्टे किया था, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास टाइम है तो आप 3 फुल डे रखो, विच मीन्स 4 नाइट्स एटलीस्ट रखो वहाँ पे। क्योंकि कैपेडोकिया में जो है ना 2 तरह की टूर होती हैं, एक रेड टूर, एक ग्रीन टूर। तो इन दोनों के लिए आपको पूरा दिन का टाइम चाहिए होता है। तो डे 5 पे आप चाहो तो आप कर सकते हो ग्रीन टूर या रेड टूर, कोई भी एक टूर आप एक दिन ले सकते हो। हमने एक्चुअली पहले अपना रेड टूर बुक किया था, लेकिन इवनिंग के टाइम पे यहाँ सनसेट को देखने के लिए ATV राइड भी बहुत फेमस है, तो हमें वो भी करना था। तो इनकी टाइमिंग्स जो है थोड़ी क्लैश हो रही थी, इसलिए हमने डे 5 पे सबसे पहले एक्सप्लोर किया गोरेमे ओपन एयर म्यूज़ियम, जो कि गोरेमे एरिया से लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आपके पास अपनी कार है तो आप कार लेके जा सकते हो, या टैक्सी हायर करके जा सकते हो, या आप वॉक करके भी अच्छे से जा सकते हो। तो गोरेमे ओपन एयर म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने के बाद उस दिन शाम को हमने की ATV राइड।
ये जो एटीवी राइड थी ये हमने पहले से प्री बुकिंग ऑनलाइन कर ली थी, लेकिन आप वहाँ पे लोकल वेंडर्स से भी ये राइड कर सकते हो। और इसकी टोटल ड्यूरेशन होती है 2 घंटे की, जिसमें आप काफ़ी सारे वैलीज़ को एक्सप्लोर करते हुए पहुँचते हो सनसेट पॉइंट पे, जो होता है रोज़ एंड रेड वैली में। ये एक एक्टिविटी अपने आप में काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छी है। तो ये मैं आपको बोलूँगी कि आप या तो एटीवी राइड करो, और अगर आप एटीवी राइड नहीं करना चाहते हो लेकिन आप सनसेट उसी दिन आपको देखना है, तो आप उसके अलावा हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तक मैंने बलून राइड की बात क्यों नहीं की, वो इसलिए क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे और हम अपने जो हमारा डे 5 था उस दिन हम ट्राई कर रहे थे कि हमें बलून राइड मिल जाए, लेकिन वेदर कंडीशन की वजह से उस दिन हमारी बुकिंग नहीं हो पाई, तो हमने उसे नेक्स्ट डे किया। तो बलून राइड के लिए पहले तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आपके पास ऑप्शन है, पहले से आपका प्लान है, तो आप प्री बुकिंग कर लो बलून राइड की, या फिर आप जिस दिन पहुंचते हो कैपेडोकिया उस दिन गोरेमे मार्केट में काफ़ी सारी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, वहाँ से जाके आप बुकिंग कर सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करेगा वेदर कंडीशन पे। इवन दो आपकी प्री बुकिंग है, ये ज़रूरी नहीं है कि उस दिन आपको बलून राइड मिले, क्योंकि सुबह जो वेदर का कंडीशन होता है उसी पे डिपेंड करेगा कि बलून फ्लाई करता है या नहीं। तो नेक्स्ट डे जो हमारा डे 6 था, उस पे हमने सबसे पहले सुबह किया हॉट एयर बलून राइड, जो कि कैपेडोकिया की, या तो मैं कहूँगी कि पूरे टर्की ट्रिप की हाईलाइट थी। ये बलून राइड के लिए हमें होटल से पिकअप किया गया मॉर्निंग 4 AM में, और फिर हमें कुछ लाइट स्नैक्स मिला। उसके बाद हम चले गए बलून राइड के लिए, और इसकी ड्यूरेशन, जो फ्लाइट की ड्यूरेशन थी वो 1 घंटे की थी, और टोटल टाइम हमें 2.5 घंटे के आसपास लगा, और 6:30 तक हम वापस अपने होटल आ चुके थे। और इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी डायनामिक है, और ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपकी मे बी प्री बुकिंग पे, वेदर कंडीशन पे, क्योंकि वेदर कंडीशन की वजह से कभी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती हैं तो उसके बाद के प्राइसेस हाई हो जाते हैं। लेकिन अगर एक रेंज की बात करूं तो मे बी बिटवीन 180 यूरो टू 350 यूरो तक इसकी प्राइस वैरी कर सकती है, और ये प्राइस नेगोशिएबल भी है, तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हो। और एक टिप मैं आपको देती हूँ जिससे आप अपने थोड़े से पैसे तो ज़रूर बचा सकते हो, कि अगर आप कैश पेमेंट करते हो और कार्ड पेमेंट करते हो तो इसमें भी थोड़ा वेरिएंस आ जाता है, क्योंकि कार्ड पेमेंट पे आपको मे बी 5 यूरो 10 यूरो एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो इट्स बेटर आप अपने साथ कैश कैरी करो, तो शायद आपको थोड़ा सा चीप ऑप्शन मिल जाए। तो हॉट एयर बलून राइड के बाद हमने उस दिन अपने लिए बुक किया था ग्रीन टूर। तो ग्रीन टूर जो था उसका ड्यूरेशन भी कह सकते हो दिन भर का था, 7 से 8 घंटे का था, और उसके लिए हमें होटल से पिक किया गया मॉर्निंग 9:30 के आसपास। और उसमें हमने एक्सप्लोर किया पहले गोरेमे पैनोरामा, उसके बाद हम गए पिजन वैली। पिजन वैली के बाद हम गए हमने 2-3 चर्च, मोनेस्ट्री, इसको एक्सप्लोर किया। और उसके बाद जो ग्रीन टूर की हाईलाइट थी अंडरग्राउंड सिटी, हम वहाँ गए। तो अंडरग्राउंड सिटी एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, और मैं आपको कहूँगी कि आप टर्की में हो तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। तो ग्रीन टूर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो ग्रीन टूर करने के बाद फिर इवनिंग में उस दिन हमने जो गोरेमे की लोकल मार्केट है उसको ही एक्सप्लोर किया। तो बस ये था हमारा कैपेडोकिया में। और मैं कहूँगी कि अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप पूरा रेड टूर एक दिन के लिए बुक करो, और अगर नहीं है तो जैसे हमने गोरेमे ओपन एयर म्यूजियम को खुद से एक्सप्लोर किया था वो आप कर सकते हो। तो कैपेडोकिया में मेरा जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से मैं कहूँगी कि यहाँ पे टूर बुक करना ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एक तो आपके होटल से पिकअप ड्रॉप होता है, दूसरा कि जो पॉइंट्स पे आप जाओगे उसकी हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत कुछ है, बहुत फास्ट है। तो अगर आपको एक इन पर्सन गाइडेड टूर मिलता है तो अच्छा है कि आप बस जगह को सिर्फ देख नहीं रहे हो, समझ भी रहे हो, और इसमें आपका लंच वगैरह भी इंक्लूडेड रहता है और पूरे दिन का प्लान सॉर्टेड होता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप टूर बुक करके ही जाओ। कैपेडोकिया में एक और चीज़ बहुत फेमस है जो है केव होटल्स और स्टोन हाउसेस।
तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको कैपेडोकिया की वाइब, जो कि केव के लिए फेमस है, अगर आपको वो वाइब चाहिए तो आप केव होटल या स्टोन हाउसेस में रुको। और वहाँ रुकने का एक और अच्छा फ़ायदा ये भी है कि सुबह सुबह आप अपने टेरेस से बलून वॉचिंग भी कर सकते हो, जो हमने भी किया था। तो ये एक टिप है जो मैं शेयर करना चाहती थी। और कैपेडोकिया में एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि जैसे मैंने आपको हॉट एयर बलून राइड के लिए भी बताया कि आप कैश अपने साथ अच्छे से कैरी करो, क्योंकि एक तो एटीएम के चार्जेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और अगर कार्ड से आप कुछ भी बुक करना चाहो, कोई भी टूर या कोई भी एक्टिविटी बुक करना चाहो, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो कैश अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कैश आपके पास टर्किश लीरा में भी हो। आप या तो यूएसडी भी कैरी कर सकते हो और यूरो भी कैरी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने देखा कि ये यूरो सबसे ज़्यादा, तो वैसे यूरो पॉपुलर था, बट यूएसडी भी एक्सेप्ट कर रहे थे। तो आप कोई भी करेंसी अपने पास रखो, लेकिन कैश ज़रूर लेके आना। तो डे 7 पे हम गए कैपेडोकिया से अंतालिया। अगेन कैपेडोकिया से अंतालिया जाने के लिए हमने देखा कि बसेस भी मिलते हैं वहाँ से, तो आप बसेस से भी आ सकते हो। लेकिन हमने रोड ट्रिप किया अगेन, तो हमें रोड ट्रिप से आने में वही लगभग 6.5-7 घंटे का टाइम लगा। और अंतालिया आने के बाद जो हमारा फर्स्ट डे था वो हमने स्पेंड किया कोनियाल्टी बीच पे। तो जब आप अपना स्टे अंतालिया में बुक कर रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगी कि या तो आप कोनियाल्टी बीच के पास अपना स्टे रखो या लारा बीच के पास रखो, या फिर जो ओल्ड टाउन अंतालिया है वहाँ रखोगे। देखो हर जगह की वाइब अलग अलग है, हर जगह रुकने का फ़ायदा भी अलग है। अगर आपको बीच ज़्यादा पसंद है तो आप ऐसे एरिया में होटल रखो जो बीच के पास हो, या आपको अंतालिया की सिटी की जो वाइब है वो चाहिए तो आप ओल्ड टाउन में रुक सकते हो। तो फर्स्ट डे पे जब आप पहुंचोगे उस दिन आप, क्योंकि आफ्टरनून या फिर इवनिंग का टाइम हो जाएगा अंतालिया में, तो आप उस दिन कोई बीचेस को एक्सप्लोर करो और शाम को थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हो। तो अब बात करते हैं डे 8 की। तो अंतालिया में क्योंकि हमारे पास 2 दिन ही था और एक दिन तो हम पहुंचे ही थे, तो नेक्स्ट डे फुल डे था। उसमें हमारे पास ऑप्शन था कि या तो हम अंतालिया सिटी टूर कर सकते हैं या फिर अंतालिया से बाहर जाके टूर कर सकते हैं। और जो अंतालिया सिटी टूर है उसके जो प्लेसेस है वो तो आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और अगर आप ओल्ड टाउन में रुक रहे हो स्पेशली, तब तो आपको वो टूर करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उस दिन हमने किया एक टूर जिसमें हम गए पर्च, एस्पेंदियोस, सीदे और एक वाटरफॉल जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था, और उसका नाम है मानवगढ़ वाटरफॉल। तो ये एक पूरे दिन का टूर था जो अगेन हमने वहीं पे कोनियाल्टी बीच के पास एक लोकल ट्रैवल एजेंट से ही बुक करा था। लेकिन आप ये पैकेज भी ऑनलाइन प्रायर बुकिंग कर सकते हो। बट वही जैसे मैंने बताया, अंतालिया सिटी टूर को अवॉइड करके आप ये वाली टूर करो अगर आपके पास एक पूरा दिन है। लेकिन अगर आपके पास 2 दिन पूरा है तो आप ये दोनों टूर को एक एक दिन कर सकते हो। तो अंतालिया का ये टूर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें जो हम 4 प्लेसेस पे गए सब बहुत अलग अलग और काफ़ी यूनिक प्लेसेस थे। जैसे मैं बात करूं अगर पर्च की, तो ये एक एंशियंट सिटी है जो रोमन टाइम्स से है। और जो दूसरी जगह थी मानवगढ़ वाटरफॉल, ये वाटरफॉल काफ़ी अलग था, क्योंकि यहाँ पे ये वाटरफॉल हाइट से नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपको ग्राउंड लेवल पे पानी दिखेगा, और बहुत ही पिक्चर्स क्यू जगह है ये। उसके बाद अगर सीधे की बात करूँ तो सीधे में एक्चुअली कुछ फिल्म की शूटिंग्स भी हुई हैं जो कि आप देख सकते हो वहाँ पे रोमन वॉल्स जो हैं उसके साथ। और उसके अलावा काफ़ी बड़ा मार्केट प्लेस भी है एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगर आप ब्रांड लवर हो, आपको कोई फर्स्ट कॉपी सेकेंड कॉपी में भी वॉटेवर अगर आपको वो चीज़ें खरीदनी है तो उसके लिए भी काफ़ी बड़ा मार्केट है। और अगर मैं बात करूँ एस्पेंदियोस की, तो यहाँ पे एक रोमन टाइम का बहुत बड़ा, बहुत ही ह्यूज सा थिएटर है जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए, और वहाँ पे अभी भी लाइव शोज़ होते हैं, तो वो काफ़ी फेमस है। तो ये टूर हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो बस अंतालिया में हमने ये करके और रात को डिनर वगैरह करके अपना डे एंड किया। और नेक्स्ट डे जो हमारा कह सकते हो कि टर्की में लास्ट डे था, उस दिन हम निकल पड़े पामुक्काले के लिए। तो डे 9 पे हम अंतालिया से सुबह लगभग 7 बजे के अराउंड निकले और हमें आना था पामुक्काले। लेकिन हमने सोचा कि पामुक्काले आने से पहले हम एक्सप्लोर करते हैं लेक साल्दा को।
तो लेक सालदा एक लेक है जो अंतालिया से जब आप पामुक्काले आओगे तो मैं सेम रूट तो नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा डाइवर्जन आपको लेना पड़ेगा और लगभग 2-2.25 घंटे के डिस्टेंस पे ये है लेक। और इसे ना कुछ लोग यहाँ मिनी मॉलडीव्स भी कहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब आप वहाँ जाओगे और जो वो लेक है उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सच में यही तो है मॉलडीव्स। तो ये आपके पास अगर टाइम है ऑफ कोर्स तो ये चीज़ आप ज़रूर करो। और वैसे भी जब आप अंतालिया से पामुक्काले जा रहे हो तो ये कह सकते हो कि बीच में है, तो ये एक चीज़ आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये लेक करने के बाद, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़े पामुक्काले के लिए। और लेक सालदा से पामुक्काले आने में अगेन हमें 1.5 घंटे का समय लगा होगा। तो पामुक्काले फेमस है जिस चीज़ के लिए उसे कहते हैं, मतलब एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसे कॉटन कैसल भी कहते हैं, इसे पामुक्काले ट्रैवर्टीन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स हैं। और उसको जब आप दूर से देखोगे तो वो आपको एक कॉटन कैसल जैसा भी लगेगा, और अगर नीचे से आप देखोगे तो जो उसके ऊपर जो पानी बह रही है तो उससे काफ़ी सारे ट्रैवर्टीन्स फॉर्म हो गए हैं। तो ये बहुत फेमस है, इसी को देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं पामुक्काले। तो हमने उसको एक्सप्लोर किया और इसके जो एंट्री चार्जेस थे वो 30 यूरो पर पर्सन थे। एक और टिकट था जो कि 40 यूरो पर पर्सन का था, तो उसमें आप पामुक्काले और जो हायरापोलिस अगेन एम्पी थिएटर है उसको एक्सप्लोर करके जो तीसरी चीज़ उसमें इंक्लूडेड थी वो थी डेंजियल। डेंजियल में आप टेम्पल ऑफ अपोलो है जिसको देखने जा सकते हो, लेकिन अगर आप वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो अगर आपको पामुक्काले में ही देखना है तो आप पामुक्काले ट्रैवर्टीन और हायरापोलिस एंशियंट जो थिएटर है उसको देख सकते हो। तो इन दोनों जगह के लिए सेम एंट्री टिकट है और एंट्री भी एक ही जगह से है, लेकिन आप जब पहले अंदर जाओगे तो पहले आएगा ट्रैवर्टीन। और वहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको बिना शूज़ बिना स्लीपर्स के वॉक करना पड़ता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो अपने शूज़ वगैरह आप अपनी कार में रख दो और मे बी स्लीपर्स कैरी कर लो जो आपको हाथ में कैरी कर सकते हो। तो यहाँ जब आप जाओगे आपको बिल्कुल अनरियल लगेगा ये प्लेस। और पिक्चर्स के लिए तो मैं क्या बताऊँ, पिक्चर्स के लिए तो परफेक्ट प्लेस है। और यहाँ पे भी अगेन कुछ मूवीज़ की शूटिंग्स भी हुई हैं। और इसको एक्सप्लोर करने में आपको थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। जो वो रॉक हैं, जो कैल्शियम के जो वो मिनरल्स वाली जो वो रॉक हैं, उस पर चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ेगा। और जब आप बिल्कुल टॉप पे जाओगे तो वहीं से रास्ता शुरू होता है हायरापोलिस जाने की। तो हायरापोलिस जो है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। जैसे कि आपको एक एंशियंट पूल भी मिलेगा, लेकिन वो एंशियंट पूल की अगेन अलग से एंट्री चार्जेस हैं, तो अगर आप उसमें नहाना चाहो तो आप जा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एक टेम्पल है, कुछ रूइंस हैं और म्यूज़ियम भी है एक। और इन सब चीज़ों को करने के बाद आपको फिर 1-1.5 किलोमीटर का कह सकते हो कि एक शॉर्ट थोड़ा फ्लैट थोड़ा हाइक करके जाना पड़ेगा टॉप पे। और जब आप एकदम टॉप पे जाओगे तो वहाँ पे है वो एम्पी थिएटर जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो एम्पी थिएटर अपने आप में इतना ह्यूज है, इसकी सिटिंग कैपेसिटी आई एम श्योर मोर देन मे बी 20,000 होगी। और यहाँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है तो ऊपर जाने के बाद व्यू भी काफ़ी अच्छा मिलता है इससे। तो आप पामुक्काले और हायरापोलिस इन दोनों को विज़िट करो और आराम से विज़िट करो मैं कहूँगी कि, क्योंकि आपके पास पूरे दिन का टाइम है और इसकी एंट्री भी 8 बजे तक खुली होती है। तो आप दोनों चीज़ों को अच्छे से टाइम दे के पूरे दिन अच्छे से वहाँ स्पेंड करो। और काफ़ी सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, दो थोड़े प्राइसेस इनके हायर एंड पे हैं, बट यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पे आप कुछ अपना लंच वगैरह भी चाहो तो वहीं पे करो और टाइम स्पेंड करो। अदरवाइज़ आप इन दोनों को ख़त्म करके फिर बाहर आके भी कुछ लंच वगैरह कर सकते हो। तो बस ये था हमारा पामुक्काले में एक दिन। और अब हमारा आज डे 9 है यहाँ पे, हमारी अब ट्रिप ख़त्म हो चुकी है। कल हम यहाँ से सुबह निकलेंगे, कल हमारा डे 10 है। हम यहाँ से निकलेंगे, हमारी फ़्लाइट इस्तांबुल से है, तो हम रोड ट्रिप करके जाएंगे इस्तांबुल और वहाँ से अपनी फ़्लाइट लेंगे। तो ये थी हमारी आइटिनरी और हमने ट्रैवल किया है मई में
और टर्की ट्रैवल के लिए जो बेस्ट जो रिकमेंडेड मंथ्स हैं वो अप्रैल, मई और सितंबर एंड अक्टूबर हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और जो ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने बताई जो आप कैपेडोकिया में करोगे उसके लिए भी वेदर कंडीशन का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप इन सारे मंथ्स में ट्रैवल करो और जो मेरी आइटिनरी है उसको फॉलो करो या थोड़ा मॉडिफाई करो, या आप मुझे बता सकते हो कमेंट में अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए अपनी आइटिनरी से रिलेटेड, अपनी टर्की ट्रैवल से रिलेटेड, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ टर्की की डिटेल ब्लॉग्स में जो कि बहुत जल्दी आने वाली है। और तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।